Welcome back, students. We are discussing chapter number 14. Okay, we had discussed about biotic components. Let's talk about abiotic components. Abiotic component में first of all we'll discuss about temperature. बहुत जल्दी डिस्कस करेंगे. In the last chapter also we have discussed about all these things. And then we'll come on to the structure and function of the ecosystem, because that is the important thing. Structure तो छोटी सी चीज़ है, function is everything. Next इस chapter में जो कुछ भी डिस्कस करेंगे, ऊपर नीचे जो भी आप देख रहे हो, it's all about function. And then ecological succession and pyramids के बारे में. Function will cover almost 50% of this chapter. तो एबायोटिक कंपोनेंट बता देता हूँ थोड़ा बहुत जल्दी. जैसे टेम्परेचर इज़ द फर्स्ट. टेम्परेचर अब पता ही है, एक नॉर्मल हर एक आदमी हर एक टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है. बट इन जनरल ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर 5 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड. इसके बीच में मोस्ट ऑफ द एनिमल सर्वाइव करते हैं. बट ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट इतने पे रहते हैं. देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स विच लिव इन एक्सट्रीम कंडीशंस ऑल्सो. जैसे कुछ ऐसे होते हैं जो 70 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही रहते हैं, जैसे कि थर्मस एक्वाटिकस हॉट स्प्रिंग में रहता है. एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया. उससे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करवाने के लिए टैग पॉलीमरेज मिलता है. विल टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉलीमरेज व्हेन विल बी स्टडिंग अबाउट जेनेटिक्स. तो हॉट स्प्रिंग्स 70 to 90 डिग्री टेम्परेचर होता है, 100 डिग्री तक भी जाता है. पर्मा फ्रॉस्ट कंडीशन भी होता है, मीन्स -30 to -50 डिग्री सेंटीग्रेड. जैसे साइबेरियन एरियाज़ हैं, वहाँ पे बहुत गंदा टेम्परेचर होता है. गंदा इन द सेंस बहुत नीचे जाता है, ठीक है. -30, -40, -50 ऐसे टेम्परेचर जाता है. दैट इज़ कॉल्ड परमाफ्रॉस्ट. सो इस तरह के अलग अलग जरूरत टेम्परेचर के हिसाब से ही रीजन्स को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किए गए हैं. सच एज ट्रॉपिकल, जहाँ पे बहुत बारिश होती है. टेम्परेट, मिड कंडीशन, जैसे कि हम लोग इंडिया वाले हैं, वी आर इन टेम्परेट रीजन. बारिश भी है, गर्मी भी है, ठंड भी है. फिर सब ट्रॉपिकल, थोड़ा कम बारिश होता है. एंड आर्कटिक और अल्पाइन रीजन. आर्कटिक ऑफ कोर्स इट्स वेरी कोल्ड कंडीशंस एंड ऑल. तो हाई लो टेम्परेचर, ऑल दिस थिंग्स ये हमने ये भी पढ़ा था कि कुछ लोग उसमें चले जाते हैं, हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन में चले जाते हैं. व्हेन पीपल गो इनटू inactive condition, that is in summer, that is called estivation, and that same thing happening in the winter is called hibernation. Then some organisms जो न बहुत ज़्यादा ठंड बर्दाश्त कर सकते हैं, न बहुत ज़्यादा गर्मी, दे गो इनटू डायपॉज स्टेट. ओके, इसके आधार पे ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग पार्ट में बांटा गया था. जैसे पॉइकिलोथर्मिक, जिनको हम एक्टोथर्मल या कोल्ड ब्लडेड भी बोलते हैं. दे कैन नॉट विथस्टैंड change in temperature, their body temperature changes with environment. And then homeotherms or endotherms or warm blooded, जैसा कि हम लोग एंड बर्ड्स, हमारा बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं करता है. वी कैन मेंटेन द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर्स. ओके, अलग अलग तरीके होते हैं सबके पास इन सब सिचुएशन से बचने के लिए. जैसे कि एनिमल्स होते हैं, हमारी बॉडी पे हेयर्स होते हैं, स्केल्स होते हैं, फीदर्स होते हैं, फैट होता है, तो एनिमल्स को हेल्प करता है. फिर दिन पिगमेंटेशन भी होते हैं, मेलानिन, स्किन का कलर डार्क होता है, तो वो सभी बहुत हद तक हेल्प करता है कंडीशंस में सर्वाइव करने में. प्लांट्स भी होते हैं, उनके ऊपर भी हेयर्स होते हैं, राइट. थिक कवरिंग होती है, बार्क होता है, म्यूसिलेज का लेयर होता है, टैनिन्स होते हैं, थिक लीव्स होते हैं. तो ऐसे ही नहीं होते हैं वो. सो दैट इज़ टू रिड्यूस ट्रांसपायरेशन एंड ऑल, सो दैट पानी को ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन कर सकें वो. So this is all about temperature. Then we go to the light. Light, of course, no, it's very important. Important in the sense that that is the primary source to prepare the food, because that is what is being trapped by green plants and converted into food by the process of photosynthesis, on which every other single organism depends on that. तो लाइट की इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा. और इक्वेटर रीजन पे, जैसे कि इंडिया इक्वेटर रीजन पे मिडिल में आता है अर्थ के, तो यहाँ पे लाइट बहुत अच्छी आती है. बट व्हेन यू गो टू द पोलर रीजन, इंडिया से ऊपर या नीचे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट नहीं आती है. पोलर रीजन्स पे लाइट काफ़ी कम हो जाती है. सो जाहिर सी बात है, इक्वेटर रीजन में फोटोसिंथेसिस वगैरह ज़्यादा होता है. फिर आप किसी फॉरेस्ट में जाओगे, देन विल सी अपर रीजन इज़ ट्री, देन हर्ब्स, देन स्ट्रब्स. तो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? अपर लीव्स ही करेंगे, ठीक है. तो ट्रीज़ का प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वगैरह स्रब्स या हर्ब्स से ज़्यादा होता है. फिर इफ़ यू गो टू व्हाट यू कॉल दैट water ecosystem, there will be many plants which will be floating on the surface. There will be somewhat
जो थोड़े सबमर्ज्ड होंगे, आधा डूबे हुए पानी में, आधा ऊपर, एंड देयर विल बी समथिंग विच विल कम्प्लीटली मर्ज्ड इनटू दैट वन। तो जो लोग सरफेस पे हैं वो ज़्यादा सनलाइट रिसीव करते हैं, तो फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स है बेटर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कंपेयर टू अदर हाइड्रोफाइट्स। ओके, देन कम्स द वाइंड। हवा भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्यों? हवा कंट्रोल करता है वेदर को, फिर ट्रांसपायरेशन प्रोसेस को, एंड देन डिससेमिनेशन मीन्स जैसे वाइंड वगैरह क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, दैट इज़ डिससेमिनेशन, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और बहुत ज़्यादा स्पीड होती है तो पेड़ पौधे टूट भी जाते हैं, दैट मीन्स दैट इनहिबिट्स द ग्रोथ एंड ऑल। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। देन इज़ ह्यूमिडिटी।